गुड मॉर्निंग सबको। ठीक है, मूल अधिकार देख रहे थे, फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत मैं बताया था आप लोग को आपके अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के असंगत विधियों का शून्य होना, यहां तक के हुआ था, है ना। दो चीज को हम कंप्लीट किए थे, आज हम देखेंगे उससे आगे। ठीक है, मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है और है ना, अच्छे से समझना इसको। ठीक है, चले तो आपके चलते हैं फिर आपके, है ना, अनुच्छेद 14, इसको मैं कल समझा रहा था, अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 आपके बोलता है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण लागू होना, है ना। विधियों का समान संरक्षण लागू होना। ठीक है, ये आपके दो शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, दोनों को समझते हैं। यहां विधि का संबंध कानून से है, एक्ट जिसको बोलते हैं, अधिनियम। ठीक है, जिसको भारत सरकार के संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, या राज्यों के आपके विधान मंडल के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसमें दो बातें लिखी गई आपके, कल भी बताए थे, विधि के समक्ष समता। ठीक है, और दूसरा आपके हैं विधियों का समान संरक्षण लागू होना, लागू होना। ठीक है, ये आपके दो बातें लिखी गई है, दोनों को थोड़ा सा हम लोग विस्तार देंगे तो समझ में आएगा हमको, है ना। विधि के समक्ष समता का मतलब होता है कि सरकार कोई भी कानून अगर बनाएंगे नागरिकों के लिए तो सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोलता है कि जो विधि है यही आपके सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। ठीक है, कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, कानून के ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर में क्या रहेगा? कानून रहेगा। ठीक है, उस कानून के आधार पर सरकार शासन करेगी। ठीक है, फिर से एक बार बोल रहा हूं, कमिंग। विधि के समक्ष समता मतलब सरकार सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाएगा। दूसरा ये कि कानून जो है आपके सबसे उच्च होगा। ठीक है, कानून से जितने भी आपके संस्थाएं हैं, नागरिक है, सरकार है, वो कानून के नीचे काम करेंगे, अर्थात व्यवस्था कानून के अनुसार चलेगा, कानून से ऊपर कोई भी नहीं होगा। ठीक है, ये आपके बोलते हैं विधि के समक्ष समता। इसको मैं उस दिन बताया भी था, रूल ऑफ लॉ किसने दिया था? डाइसी ने। ठीक है, उनके आधार पर ये जोड़े गए हैं और ये हम लोग कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है, दूसरा विधियों का समान संरक्षण लागू होना। ठीक है, तो विधियों का समान संरक्षण लागू होना, ये जो है आपके उस दिन में शायद जापान लिखा था, ये यूएस है, ये है ना, उसको चेंज कर लेना। ये आपका यूएस है, अमेरिका, और ये आपके ब्रिटेन है, यूके जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ऐसा इसको समझिए, विधियों का समान संरक्षण लागू होना, इसका मतलब होता है कि सरकार समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों में समान रूप से कानून लागू करेगा और असमान परिस्थिति वाले में क्या कर सकते हैं? भेदभाव कर सकता है। ठीक है, तो समान परिस्थिति वाले मतलब मैं समझा था आपको, अगर दो व्यक्ति है ए और बी, इसको समझिए, है ना, ए और बी अगर है ना, दोनों अगर मेल है और दोनों अगर मर्डर किए हैं, तो इसका जो आपके है ना चार्ज होगा, मान के चलो इसका फांसी है। ठीक है, तो इन दोनों क्या हो जाएगी? फांसी हो जाएगी, दोनों अगर मेल है तो। लेकिन वहीं पास अगर मान के चलो अगर ये बी क्या है? फीमेल है, और दोनों क्या किए हैं? मर्डर किए हैं, है ना। तो और दूसरा ये कि अगर ये जो फीमेल है, अगर ये क्या है? प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो उस कंडीशन में केवल ए को फांसी होगी, बी को भी फांसी नहीं होगा। ठीक है, जब तक कि इनका क्या नहीं हो जाए, ठीक है, बच्चे ना, है ना, 5 साल के ना हो जाए, तब तक इनको फांसी नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, समान परिस्थिति वाले में हम लोग क्या करेंगे? समान रूप से कानून को लागू करेंगे। लेकिन असमान परिस्थिति, देखो दोनों की परिस्थिति असमान है, ये आपके सामान्य पुरुष है, ये आपकी क्या है? प्रेग्नेंट महिला है, तो परिस्थिति क्या हो गई?
असमान हो गई, हुआ ना भाई। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके हम क्या करेंगे, कानून को भेदभाव कर सकते हैं। इसका दूसरा उदाहरण बताया हूं, अगर दो पुरुष हैं, मान के चलो ए और बी, ये भी मेल है ये भी मेल है, अगर ए स्वस्थ है और बी आपके मान के चलो अगर थोड़ा मानसिक रूप से कमजोर है, या मान के चलते कि ये बीमार है भी, तो अगर दोनों को फांसी होगी तो जब तक ये ठीक नहीं हो जाएंगे बी वाला, तब तक इसको फांसी नहीं दी जाएगी। ठीक है, मानसिक रूप से भी ठीक होना चाहिए और स्वास्थ्य भी उसका ठीक होना चाहिए, क्योंकि ये कानून बोलता है। ठीक है, और यहां पास देखो जो लागू कर रहे हैं ना, ये आपके होता है प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस इसको बोलते हैं। मतलब व्यक्ति ठीक हो जाएगा उसके बाद फांसी दिया जा रहा है, वरना फांसी तो देना है किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं भाई। जब मारना ही है तो उसको सांस खराब हो चाहे पागल हो, उससे आपको क्या लेने देना है, दे देना चाहिए ना फांसी। लेकिन ऐसा भारत के कानून नहीं बोलता है। कोई भी व्यक्ति है ना जो आपके सभी प्रकार से स्वस्थ है, उसी व्यक्ति को क्या दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। इसको बोलते हैं नेचुरल जस्टिस। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आपकी क्या है, इसको समझाया गया है। ठीक है, चलो इसको हम लोग आपके आगे करते हैं, इसको कम करते हैं, है ना। चले तो इसको समझते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसको पॉइंटिंग करते हैं। और विधियों के समक्ष समता है ना, ये आपके कहां से, यूके से है, यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, मतलब आपके इसमें 2 पॉइंट है। ठीक है, क्या क्या मैं बोला हूं, सभी नागरिकों हेतु कानून समान होगा, कमिंग कमिंग। ठीक है, सभी नागरिकों के लिए कानून समान होंगे। ठीक है, सभी नागरिकों हेतु कानून समान होगा, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा यह है कि विधि, विधि मतलब कानून सबसे ऊंचा होगा ना, या फिर आपके शासन विधि के अनुसार चला जाएगी, ऐसा लिखो इसको, शासन, अरे यार, शासन विधि अनुसार, है ना, संचालित होगी। ठीक है, इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि सबसे ऊंचा क्या होगा, कानून होगा, है ना। शासन विधि अनुसार चला जाएगी, इसका मतलब होगा कि सबसे सर्वोच्च क्या होगा, हमारे यहां कानून होगा, सारे काम आपके कानून के अनुसार होंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट है इसमें ध्यान रखेंगे, विधि के समक्ष समता, मतलब सरकार जो आपके सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाएगा। ठीक है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से हो, आप सबके लिए एक ही कानून होगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी संवैधानिक पद के लिए हो, सबके लिए एक कानून रहेगा। दूसरा ये कि जो आपके सरकार शासन करेंगे वो किसके अनुसार करेंगे, जो विधि है, कानून है, उसी के अनुसार शासन किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि सबसे ऊंचा क्या होगा, कानून होगा, है ना, यहां लिख लेना, सबसे ऊंचा, हाँ कमिंग, कानून होगा। ठीक है, कोई भी संस्था या व्यक्ति कानून से ऊंचा नहीं होगा, सबसे ऊंचा क्या होगा, कानून या विधि होगा। और ये आपके एक चीज और बताया था, रूल ऑफ लॉ, इससे संबंधित है, रूल ऑफ लॉ। इसको अपन थोड़ा नीचे कर लेते हैं ना, रूल ऑफ लॉ, है ना। इसको भी थोड़ा नीचे करो, सेलेक्ट नहीं हुआ ये, फिर भी सेलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, सबसे ऊंचा आपके क्या होगा, कानून होगा। इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, रूल ऑफ लॉ, है ना, इसको फॉलो करता ही है। और दूसरा आपके है
सबसे ऊंचा कानून होगा। ठीक है, ये आपकी बातें इसको बोलता है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ किसने दिया? ये डायसी है ना, ये लिख लेना, ध्यान रखेंगे, डायसी ऐसा है। रूल ऑफ लॉ ये दिया आपके डायसी ने। तो विधि के समक्ष समता कहां से प्रेरित है, याद रखेंगे, यूके से, यूनाइटेड किंगडम। दूसरा नंबर इसका जो है प्रक्रिया, उसको बोलते हैं आपके विधियों का समान संरक्षण लागू होना। विधियों का समान संरक्षण लागू होना। ठीक है, ये आपके प्रेरित है हमारे यूएसए, है ना। कल मैं इसको जापान लिखा था, इसको चेंज कर लेना, अमेरिका के कानून से लागू है ना, प्रेरित है ये। इसका मतलब ये तो है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्ति में कानून समान रूप से लागू होगा। समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों में कानून क्या होगा? समान रूप से लागू होगा, है ना, समान रूप से लागू होगा, है ना। इसका मतलब यह है कि असमान परिस्थिति वाले में क्या कर सकते हैं? भेदभाव कर सकते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण बताया था आपको, लिख लेना, कौन सा? जवान मूवी या दिलवाले मूवी। ठीक है, मतलब यह है कि दो स्वस्थ व्यक्ति अगर रहेंगे, दोनों दोनों मर्डर किए, तो दोनों दोनों क्या होगी? फांसी होगी। लेकिन अगर दो व्यक्ति में से एक जने अगर मानसिक रूप से अगर ठीक नहीं, या शारीरिक रूप से भी अगर ठीक नहीं है उसको, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको फांसी नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, है ना, तो इसको अंडरलाइन कर लेना, यूएस को। ठीक है, तो ये है आपके आर्टिकल 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 लिख ले, ऊपर करें थोड़ा। चलिए, अब आप कहते हैं आपके अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 15 है ना, इसको आपके 2-3 प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले जो लिखा गया है, क्या लिखा गया आपके? धर्म, मूल, वंश, धर्म, मूल, वंश, जाति, संप्रदाय, है ना, एवं जन्म स्थान। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग भी है ना इसमें, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग। लिंग, संप्रदाय एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध या प्रतिबंध बोल सकते हो ना, भेदभाव का प्रतिबंध या निषेध। ठीक है, फिर से एक बार बोल रहा हूं, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, संप्रदाय या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। कौन करता है? ये आर्टिकल 15। ठीक है, अब ये बोला गया, ठीक है, तो देखो यहां पर जो शब्द लिखे ना, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, संप्रदाय, तो ये कौन नहीं करेगा? तो सरकार नहीं करेगा किसी व्यक्ति के साथ, किसी भी नागरिक के साथ। सरकार के अधीन चलने वाले कोई भी संस्था नहीं करेंगे आपसे भेदभाव। तीसरा है आपके है कि नागरिकों को भी आपके क्या है, निर्देश दिए गए हैं इसके आधार पर कि कोई भी एक नागरिक दूसरे नागरिक का क्या नहीं करेगा? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, संप्रदाय और जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं करोगे आप लोग? भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपके हैं। अब इसको आपके देखो विस्तार दिया गया है ना, ये आपके है 15(1) के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। अब आप देखेंगे 15(2) में इसकी व्याख्या है। व्याख्या मतलब होता है कि कहां नहीं करेगा। ये तो बोला है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, संप्रदाय, जन्म स्थान पर आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, तो कहां नहीं किया जाएगा? तो इसकी व्याख्या दिया गया है। ठीक है, तो कुआं, तालाब,
ठीक है। सरकारी कार्यालय, सरकारी कार्यालय, ठीक है। उद्यान, उद्यान मतलब गार्डन, मंदिर मतलब पूजा स्थल, है ना, इसको पूजा स्थल लिखो, पूजा स्थल। और क्या क्या है, बस स्टैंड, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, मतलब वे सारे स्थान है ना जहां आपके सभी व्यक्तियों का क्या है, आना जाना है। उन सभी स्थान पर क्या नहीं होगा, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आपके निर्देश है, ठीक है। किस किस आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, हम चारों भाई भाई, ठीक है। दूसरा आपके क्या है, मूल, मूल मतलब होता है आपके जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। मतलब जैसे आप भारत के हो सकते हैं, कोई इंग्लैंड के हो सकते हैं, कोई अफ्रीका के हो सकते हैं, तो आप इस आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे कि ये अफ्रीकन है। लेकिन जनरली ऐसा होता है, आप देख लीजिए, अगर आपके सामने भी अफ्रीका वाले आ जाएंगे ना, जो जिसका हाइट पर्सनालिटी हमसे ज्यादा होता है, काले रंग के होते ज्यादातर, आप देखें, है ना, तो थोड़ा एक अलग भाव उत्पन्न हो जाएगा आपके अंदर में, नहीं हो जाएगा, तो वो भी नहीं करना है। वंश के आधार पर, वंश मतलब होता है आपके, है ना, जो मिला है आपको वंश, ठीक है। एक प्रकार से ये जाति और वंश है ना, दोनों संबंधित है। वंश मतलब होता है जैसे आपके मैं अलग उच्च वंश का हूं, निम्न वंश का हूं, ऐसा बोला जाता है ना, वो वाला आपका वंश है, ठीक है, परंपरागत वंश जिसको बोलते हैं। जाति के आधार पर, तो जाति के आधार पर तो भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा आपके भेदभाव जाति के आधार पर होता है। भारतीय समाज आपकी जातियों में जकड़ा हुआ है, आप जानते हो, ठीक है। और भेदभाव अभी भी हो ही रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा आपके क्या होगा, बौद्धिक विकास होगा, पढ़ाई लिखाई चलेगा, उसके बाद आपके धीरे से क्या होगा, हमारा जाति विकास, जाति आधार पर आपके जो भेदभाव हो रहे हैं वो भी क्या होगा, समाप्त होगा, ठीक है। अच्छा, जाति आधार पर भेदभाव का मूल कारण है विवाह पद्धति। हमारे भारत की जो संस्कृति है उसमें आपकी क्या है, जातिगत भेदभाव होते हैं, है ना। और जातिगत भेदभाव का कारण है आपके जातिगत विवाह। हम लोग अपने जाति में विवाह करते हैं ना भाई, ऐसे थोड़ी ना कि हम लोग अलग जाति के और अलग जाति के साथ शादी करेंगे, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो जाति का बंधन जब टूटेगा, मतलब रोटी बेटी का संबंध अलग अलग जाति के साथ धीरे धीरे बनेंगे, तब जाकर के क्या होगा, जातिगत भेदभाव समाप्त होगा। इसी के लिए सरकार आप देखेंगे जो अदर कास्ट से शादी करते हैं उनको पैसा भी देते हैं, पता है कि नहीं आप लोग को। खास करके अगर एसटी एससी वर्ग के अगर महिला है, अगर उसका विवाह कोई भी अन्य कास्ट वाले अगर करते हैं, खास करके अगर ओबीसी या फिर जनरल वाले, ठीक है, तो उनको क्या दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। इसका प्रमोट मैं नहीं कर रहा हूं ना, सरकार कर रहे हैं, ठीक है, इसको समझना है आप लोग को। उसके बाद आपके क्या है, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब आपके साथ तो भेदभाव हो रहा है, नहीं हो रहा है, लिंग के आधार पर आपके, है ना, आप लोग तो पूरे ज्यादातर देखो महिलाएं ही पूरा है, एक ही जने लड़का है हमारे पूरे क्लास में, ठीक है। तो लिंग के आधार पर भेदभाव हो ही रहा है। अभी आप लोग देखो सुबह पूरा सारा काम करके आए होंगे, नहीं कर आए हैं, ठीक है। नहीं खैर, जो लोग यहाँ रहते हैं अलग बात है, लेकिन जो लोग अगर घर से आए हैं वो पूरा काम करके आए होंगे, ठीक है। वहीं अगर आपके भाई होंगे तो वो सुबह उठा होगा, नहा धो करके चाय नाश्ता किया होगा और फिर निकला होगा वो। लेकिन आप लोग क्या है, पूरा वो सारा काम करने के बाद भी आप लोग, है ना, इधर आपके आने के लिए पूरा रेडी होना, सब चीज किए होंगे ना। तो एक प्रकार से क्या हो गया आपके साथ, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ, घर में हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना भाई। उसके बाद आपके संप्रदाय है, ठीक है, तो धर्म के अंतर्गत संप्रदाय भी आता है, ठीक है। जैसे अगर हिंदू है तो हिंदू के अंतर्गत कई संप्रदाय है, ठीक है, राधा स्वामी सत्संग व्यास वाले हैं, कोई कबीर वाले हैं, कोई आपके ये गुरु घासीदास वाले हैं, है ऐसा। तो अलग अलग संप्रदाय होगा, मत जिसको बोलते हैं, तो उसके आधार पर भी भेदभाव होता है कि नहीं होता है, होता है ना भाई, ठीक है। ये मन तो कबीर हरे, हम तो सप्ताह हरन, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ना। उसके बाद आपके जन्म के स्थान पर भेदभाव होता है कि नहीं होता है। अभी आप लोग महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र में आपको अगर मराठी नहीं आएगा तो वहां आपके भेदभाव चालू हो जाता है। अभी साउथ में चले जाइए आप, साउथ में आप जाएंगे तमिलनाडु वगैरह है ना, तो वहां आपको बोलेंगे, अगर तमिल नहीं आता है तो आप बोलिए तमिल में, बीच में आपके मुद्दा उठा था, समझ में आ रहा है। अच्छा आप लोग छोड़ो ना, आप ही लोग बीच में भी बिहारी आ जाएंगे तो आप लोग को थोड़ा ऑड फील होगा कि ये बिहारी है, ये यूपी वाला है, ऐसे आता है आपके मन में,
क्यों आता है? नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है भाई? इंसान को इंसान के रूप में पैदा किया ना नेचुरल ने, प्रकृति ने, ठीक है? तो आप किसी क्षेत्र में या किसी जाति में, किसी कुल में अगर पैदा होगे तो आपके साथ भेदभाव क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और आप भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है जो बताना चाह रहा हूं? ठीक है? तो किसके आधार पर? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, संप्रदाय और जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लिंग में आपके देखेंगे थर्ड जेंडर के साथ भेदभाव होता है? नहीं होता है। जिसको आप लोग सामान्य भाषा में छक्का बोलते हैं, ठीक है, उसके साथ भेदभाव होता है कि नहीं होता है? होता है। समाज उसको नहीं एक्सेप्ट करता है, नकार देते हैं, और इसके कारण वो लोग फिर इधर उधर मांगने का काम करेंगे, ट्रेन वगैरह मांगने का काम करते हैं। नहीं करते हैं? करते हैं ना भाई, ठीक है? तो ये भेदभाव हो रहा है, इसी कारण तो उधर मांग रहे हैं। हमारे साथ बैठ करके उसको रखते हैं ना, हमारे साथ पढ़ते लिखते हैं, हमारे साथ वो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनका भी भेदभाव नहीं होता, शोषण नहीं होता, वो भी सामान्य काम करते हैं। और उसको हम लोग समाज से अलग कर दिया तो जाहिर सी बात है अपना कोई ना कोई काम करेंगे वो, ठीक है? इससे तो व्याख्या दिया गया है कि कहां नहीं किया जाएगा, दो में। तो जहां जहां आप लोग जाते हैं, जैसे ये बैठे हैं, यहां भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये एक संस्था है ना, पढ़ाई लिखाई वाला केंद्र, यहां के आप जाति धर्म देख करके बैठेंगे क्या आजू बाजू में? ऐसे देख के बैठते हैं? नहीं बैठते हैं ना भाई, ठीक है? तो कुआं, तालाब, सरकारी कार्यालय है, उद्यान है, ठीक है? उद्यान लिखा गया है ये जी, उद्यान है, ये उद्यान है, पूजा स्थल है, बस स्टैंड, हॉस्पिटल है, कहीं भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जितना आप सोच सकते हो सारी जगह आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ, लेकिन अगर किसी का व्यक्तिगत कुछ चीज है तो वहां आपके साथ भेदभाव हो सकता है। जैसे मंदिर है तो मंदिर क्या है? सबके लिए खुला है कि नहीं है? चाहे किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा वाले हो। लेकिन अगर किसी का घर का प्राइवेट व्यक्ति है, प्राइवेट मंदिर है, अब आप बोलेंगे कि मेरे को वहीं पूजा करना है, तो ये थोड़ा गलत बात है भाई। उसका वो पर्सनल मंदिर है ना, भगवान में हालांकि उसका एकाधिकार नहीं है, आप भगवान को कहीं भी मान सकते हो, लेकिन अगर वो घर में अपना पर्सनल मंदिर बनाया, आप बोलेंगे कि नहीं मेरे को वही पूजा करना है, तो ये आपके क्या है? गलत बात है। ये वहां भेदभाव आपके साथ हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज होता है ना। लेकिन आप देखेंगे ना, सामान्य आपके पूजा स्थल में भी भेदभाव होता है। गांव के शीतला में महिलाओं को प्रवेश वर्जित है, आपकी तरफ है कि नहीं है? तो होता है। हमारे गांव एरिया में आपके क्या है कि जो महिला होते हैं उसको आपके शीतला में प्रवेश वर्जित किया गया, मतलब प्रवेश नहीं कर सकती। केवल जिस दिन जमारा आपके निकलता है या जो जमारा आपके उठाना रहता है उसी दिन अंदर जाते हैं, ऐसा है। तो एक प्रकार से क्या हो गया आपके साथ? भेदभाव नहीं हुआ भाई। पुरुष भी वही है, पुरुष का शरीर भी वही है, महिला का भी शरीर वही है, तो क्यों भेदभाव हो रहा है? पुरुष बार बार उसका पूजा पाठ करेंगे। अच्छा, ये भी सोच के देखो, एक है ना कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात ये भी है। शीतला क्या है? माता है, और पुरुष उसका श्रृंगार कर रहे हैं, उसको धोना मांजना सारा चीज करे कौन? पुरुष कर रहे हैं, और महिला को वर्जित कर दिया गया घुसने के लिए। मतलब थोड़ा सोच के देखो कि भगवान जो है अपने आप में वो फीमेल है, शीतला माता बोलते हैं, ठीक है? उसका सारा काम कौन कर रहे हैं? पुरुष कर रहे हैं, और महिलाओं को वर्जित करके रखे हैं। तो भगवान की है, इसको समाज ने किया है ना भाई। समाज ने नियम बनाया कि नहीं बनाया है? ठीक है, तो सोच के देखो एक बार कि आपके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। नहीं होना चाहिए ना भाई। भाई भगवान तो सबके लिए है, कैसा तो नहीं कि पुरुष के लिए भगवान है, महिलाओं के लिए नहीं है। यही केस आपके कहा गया था, सबरीमाला केस गया था केरल का, ठीक है? आप लोग सुनना, केरल में एक बहुत बड़ा मंदिर है सबरीमाला, ठीक है? वहां आपके जब से परंपरा चल रहा है वहां आपकी महिलाओं को प्रवेश वर्जित था। तो सुप्रीम कोर्ट में गए फैसला, तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि भाई क्यों महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? भाई पुरुष जब वहां जा सकते हो तो महिला भी जा सकती है वहां, ठीक है? और दूसरा पॉइंट यह था कि वो सबरीमाला जो मंदिर वो भी आपके महिला भगवान थी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फिर वहां फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि सबके लिए खुला होना चाहिए, ठीक है, जा सकते हैं करके। लेकिन अभी भी आपके क्या है, वहां के जो एक संस्था बनाए गए हैं ना, जो चैरिटेबल संस्था होता है ना, जो आपके भगवान का देखरेख करते हैं, ठीक है, संस्था, वो आपके अभी भी उसका प्रतिबंध समझता है, ठीक है? तो ये सारे क्षेत्र है जहां आपके साथ क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो फिर से बोल रहा हूं, अनुच्छेद 15 बोलता है धर्म, मूल, वंश, जाति। ये याद रखेंगे ना, इसमें भाषा नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा है इसका मतलब भाषा के साथ आप भेदभाव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं लिखा है मतलब इसमें लेकिन भाव जुड़ा हुआ है। भाषा के किसी भी आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसी संस्कृति के आधार पर नहीं कर सकते हैं, किसी के रहन सहन के आधार पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कोई आपके बाजू में बैठा है ना, वो व्यक्ति हो सकता है आपके, है ना, मांस खाते होंगे, आप नहीं खाते हैं, तो क्या वो खाते हैं इसके आधार पर आप भेदभाव करेंगे क्या? नहीं करेंगे, ठीक है भाई। उसका रहन सहन खान पीन उसका घर का माहौल का है, वो वहां सीखे वो, ठीक है? ये चीज ध्यान रखेंगे।
तो ये सारी चीजें है ना, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, संप्रदाय, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। कहां नहीं होगा उसका व्याख्या है, कुआं, तालाब, सरकारी कार्यालय, उद्यान, पूजा स्थल, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, स्कूल, ठीक है, कॉलेज, ये सारे, ठीक है। अब आपके इधर पढ़ते हैं आपके अपवाद, ठीक है। अब अपवाद क्यों लाया गया है, मतलब भेदभाव कर सकते हैं लेकिन आपके ये पॉजिटिव भेदभाव है, तो इसको बोलते हैं आपके अपवाद। और किसके लिए लाए गए हैं, तो सरकार, ठीक है, जो कमजोर वर्ग है उसको समाज में बराबर का अधिकार देने के लिए, या फिर अन्य वर्गों के साथ आपके वो कंपटीशन कर पाए, इसके लिए ये अपवाद लाए गए हैं, ठीक है। तो अपवाद क्या क्या है, तो इसमें देखो आपके 15(3) के अंतर्गत आपके अपवाद है, ठीक है, कि इसमें आपके क्या है, राज्य, महिला एवं बच्चों के लिए या फिर के संदर्भ में, महिला एवं बच्चों के संदर्भ में सकते हैं भेदभाव कर सकते हैं, है ना, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, राज्य जो है आपके, है ना, किसके किसके लिए, महिला एवं बच्चों के संदर्भ में ना, या फिर महिला एवं बच्चों के विकास लिख लो यहां पास, विकास के संदर्भ में भेदभाव कर सकते हैं, ठीक है, यह कर सकता है। क्यों कर सकता है इसको समझिए, क्योंकि देखो आज से कई, है ना, हजारों साल पहले की बात है, या हजारों साल से देख लो, है ना, आजादी के बाद भी आप देख लीजिए, आजादी के बाद भी आपके महिला और बच्चों को उतना अधिकार नहीं मिला है जितना आपके पुरुष को मिला है। फिर से एक बार समझिए, महिलाओं को आजादी के बाद भी, आजादी के पहले तो था ही नहीं आप लोग को अधिकार, आपको पता है ना, आपको तो चार दीवारी में लगते थे, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था, बस आपको चूल्हा चौका तक सीमित करके रखे थे कि नहीं रखे थे समाज। अभी तो पढ़ना स्टार्ट किया ना आप लोग, तो आजादी के बाद भी अभी भी क्या है, महिलाओं को बहुत ज्यादा पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। तो महिलाओं को, है ना, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए या फिर महिला सशक्तिकरण को प्रमोट करने के लिए क्या किया गया है ना, सरकार आपके भेदभाव क्या कर सकती है ना, कर सकते हैं। इसमें लिखा है ना कि राज्य जो है आपके महिला और बच्चों के विकास के संदर्भ में क्या कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं। तो ये भेदभाव जो आपके ना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक भेदभाव है, ध्यान रखेंगे, नकारात्मक भेदभाव नहीं है, ठीक है। सकारात्मक भेदभाव मतलब है कि पुरुष समाज बहुत आगे चला गया है पढ़ने लिखने दुनियादारी सब चीज करने में, क्यों, क्योंकि उनको सबसे शुरू से क्या मिला है, अधिकार मिला है। आप लोग को अधिकार अभी मिला है संविधान लागू होने के बाद, तो आप लोग को अभी मिला है, तो सरकार ज्यादातर योजना क्या करती है, महिला और बच्चों के विकास के लिए बनाती है। आप देखना, महतारी वंदन आप लोग को मिल रहा है 1,000 रुपए महिलाओं को, पुरुष को मिलता है क्या, नहीं मिल रहा है भाई। महतारी वंदन जो योजना है 1,000 रुपया, महतारी वंदन ही है ना, 1,000 मिल रहा है, किसके लिए है वो, महिलाओं के लिए है, ठीक है, महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत मिल रहे हैं। उसके बाद देखेंगे आपके ज्यादातर जो योजनाएं हैं वो किसमें आता है, महिलाओं के हित के लिए आते हैं, ठीक है। लाडली बहना योजना है, उसके बाद आपके छोटे बच्चों का जो वो बीमा करवाते हैं, क्या है, नूनी सुरक्षा योजना, ठीक है, ये सब आपके क्या है, बच्चे और महिलाओं के लिए है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगर 2 बेटी अगर हो जाते हैं तो सरकार शायद उसको अलग से पैसा देते हैं, हाँ 6,000 रुपया पैसा दे रहे हैं, ठीक है, मतलब वो महिला भी है लिंग आधारित, ठीक है। और दूसरा ये क्या है, वो बालक भी है, इसमें लिखे ना बच्चों के हित के लिए, ठीक है। दूसरा एक कि अलग से आपके आंगनबाड़ी बाल व्यवस्था किए गए हैं, हाँ सॉरी, आंगनबाड़ी और बालवाड़ी की व्यवस्था किए हैं। भाई पहले नहीं था ना, आंगनबाड़ी बालवाड़ी ये बाद में आया है, तो सरकार किसके लिए, आपके बच्चों के हित के लिए आपके हैं। दूसरा आप देखना कि जो गर्भवती महिला होती है उसके लिए आपके रेडी टू ईट है, गर्म भोजन की व्यवस्था आंगनबाड़ी में होता है। आप लोग सब गांव से, आप लोग किशोरी बालिका हैं, किशोरी बालिका को भी क्या मिलता है, रेडी टू ईट वगैरह मिलते थे, अब तो अब नहीं मिल रहे हैं। 11 से 14 साल वाले और 14 से 18 साल वाले, 2 प्रकार के आपके किशोरी बालिका हो गए, है ना। अब आप लोग तो शायद उससे आगे निकल चुके हैं, तो उन लोगों के लिए आपके एक व्यवस्था किए गए हैं, रेडी टू ईट वगैरह देते थे आंगनबाड़ी में, ठीक है। दूसरा आपके फ्री में स्वास्थ्य जांच होता था, डॉक्टर लोग आते हैं ना भाई, होता ही नहीं होता है, होता था। तो ये सारे आपकी किसके लिए है, महिला और बच्चों के लिए। तो अलग से व्यवस्था सरकार करवा सकती है, ठीक है, किसके लिए, इनके सशक्तिकरण के या विकास के लिए। तो इसको बोलते हैं आपके ये अपवाद है, ये है ना। लेकिन ये निगेटिव भेदभाव नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये कैसा भेदभाव है, पॉजिटिव है, ठीक है, सकारात्मक भेदभाव, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या आते हैं 15(4), ठीक है,
समाज में जो आपके कमजोर वर्ग है ना, खास करके जिसको हम पिछड़े वर्ग बोलते हैं, उसके आपके विकास के लिए सरकार क्या कर सकती है, भेदभाव कर सकते हैं ना। तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग है ना हेतु विशेष प्रावधान कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा समझिए। देखो मैं थोड़ा इसको डिटेल इस कारण कर रहा हूं क्योंकि देखो आपका पेपर के पर्पज से तो आपको केवल आर्टिकल पढ़ना है, लेकिन इसका भाव आपको समझना है। भाई जब आप समाज में जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आपके साथ अगर कभी भेदभाव होता है तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि किस आधार पे भेदभाव हो रहा है, और नहीं होना चाहिए, चाहे वो कलेक्टर ही क्यों ना हो सामने वाला व्यक्ति, ठीक है। आपको जाति, धर्म, लिंग, भाषा या फिर किसी भी आधार पर आपके साथ क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, वरना एक एक लाइन कहेंगे तो ऐसी भी पढ़ा के निकल जाऊंगा, लेकिन इसका भाव आपको समझना है कि क्यों ये सारी चीज, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये चौथा नंबर, इसको समझते हैं क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि सामाजिक है ना एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु आपके विशेष प्रावधान सरकार कर सकती है ना, राज्य। तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से मतलब होता है कि देखो आजादी के पहले आपके कुछ ऐसे वर्ग वाले थे, खास करके एसटी एससी, ठीक है, ये जो दो वर्ग थे, ठीक है, इसको आपके बहुत ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए थे समाज के द्वारा। भाई हजारों सालों से एसटी एससी वर्ग के साथ आपके भेदभाव होते आ रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके देखो उसमें आप लोग पढ़े हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ठीक है। तो ये जो आपके जो शूद्र है ना, इसके साथ आपके है ना, पहले वैश्य आएगा फिर शूद्र आएगा ना, हाँ शूद्र लास्ट में। तो ये जो शूद्र वर्ग है, ठीक है, इसी के आधार पर आपके एससी वर्ग कैटेगराइजेशन किया गया बाद में, और इसके साथ आपके समाज में अभी भी भेदभाव हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस भेदभाव को दूर करने के लिए आपकी व्यवस्था की गई, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु आपके विशेष प्रावधान। तो ये दोनों क्षेत्र में आपके पिछड़े कौन है, तो इस दोनों क्षेत्र में आपके पिछड़े कौन कौन, एसटी एससी, और बाद में इसको जोड़ेगा आपके ओबीसी, और इसी में आपके आएंगे महिला, है ना। तो सरकार आपके इन वर्गों के लिए अलग से व्यवस्था कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपके कैसे करते हैं, तो आप देखना ज्यादातर जो योजनाएं आते हैं एसटी एससी वर्ग के लिए आते हैं, ठीक है। सरकार के द्वारा जब योजना बनाते हैं तो एसटी एससी वर्ग के लिए होता है। अब सब चीज को उठा के देख लीजिए, आप लोग को देखो अगर स्कॉलरशिप की बात है तो आप लोग को ओबीसी से ज्यादा मिलता है, जनरल को तो नहीं मिलता है, जानते कि नहीं जानते हैं। तो आपके ओबीसी वालों को कम मिलेगा, लेकिन एसटी और एससी है सबसे ज्यादा मिलता है एसटी वर्ग को, उसके बाद आपके एससी को उससे थोड़ा कम, थोड़ा मतलब बहुत कम रहता है ना, ज्यादा नहीं रहता है। उसके बाद आपके हैं ओबीसी वालों को, होता है ऐसा। दूसरा आप देखना उसके बाद आपके जैसे सीट आता है ना, कोई भी आपके सरकारी संस्थान में अगर जैसे कोई परीक्षा का सीट आता है तो उसमें आप देखेंगे एसटी वर्ग के लिए आपके ज्यादा सीट है। क्यों सीट है बताइए, क्योंकि उसका जो प्रतिनिधित्व है अभी आपके उतना नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपके क्या किया गया, आपके सीट निर्धारित किया जाता है। मतलब ये मान के चलो कि जैसे 100 सीट है तो 100 में से आप देखेंगे तो एसटी का सीट जो रहेगा लगभग 30 सीट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपके ओबीसी का सीट मान के चलो आपके 20 है, एससी वर्ग का सीट भी आपके लगभग आपके 15 के आसपास रहेगा, ठीक है। ये एसटी है, एससी है, ठीक है, ये ओबीसी ले लो, ठीक है। और इधर आपके बच गया जो भी कितना बचा 35 सीट, ये आपके यूआर के रहेगा, अनरिजर्व जनरल के लिए। तो आप देख लें, ठीक है, अनरिजर्व आपकी कितना सीट है, मात्र 35 सीट है, ठीक है। और अनरिजर्व का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं, खुला, ठीक है। अनरिजर्व मतलब इसका मतलब ये होता है कि यहां एसटी वाला भी फॉर्म डाल सकता है, एससी वाला भी फॉर्म डाल सकता है, और ओबीसी वाला भी फॉर्म डाल सकता है। इसको बोलते हैं आपके अनरिजर्व। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना ये थोड़ा भ्रम रहता है ना कि अगर ऐसा अगर सीट दिया हुआ है, ठीक है, कि एसटी के लिए एससी के लिए, तो इसी में हम लोग फॉर्म डाल सकते हैं। ऐसा जैसे एसटी वाला है तो उनको लग रहा है कि हमारे लिए केवल 30 सीट है, ऐसा समझते हैं। आप लोग को भी ऐसा किसी को लग रहा है क्या कि यहां अगर 30 सीट है इसका मतलब एसटी के लिए केवल 30 सीट है? नहीं, एसटी के लिए आपकी ये 30 है और इधर आपकी 35 है, ये पूरा भी आपकी इन्हीं के लिए है, ठीक है। वहीं आपके क्या है, अगर एससी के लिए बोलेंगे तो एससी के लिए इधर 20 है और ये पूरा 35 इसके लिए है। मतलब ये है अनरिजर्व, मतलब होता है खुला, इसमें कोई भी कैटेगरी का वर्ग इसमें जा सकता है अगर आपका कट ऑफ अगर जनरल के आधार पे आ रहा है तो, ठीक है।
इसको चलो एक आध दिन में इसको और डिटेल से समझाऊंगा, हम लोग थोड़ा है ना रास्ता भटक गए हैं, ठीक है। चलो इसको समझते हैं। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग है तो विशेष प्रावधान कर सकते हैं ना। तो सामाजिक मतलब सामाजिक भेदभाव है, और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है जैसे आपके एसटी एससी ओबीसी है, तो इनके लिए आपके सरकार क्या कर सकती है, अलग से व्यवस्था कर सकती है। उसके बाद आपके बाद में फिर जोड़े हम लोग 15/5, ठीक है। इसके अंतर्गत आपके हैं शैक्षणिक संस्थान में, शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है ना। किसके लिए करेंगे, तो यहां पास आप लिखेंगे ये देखो, यहां पास ना पिछड़े वर्ग लिखे हैं, मतलब इसका मतलब केवल ओबीसी नहीं समझना ना, अन्य पिछड़े वर्ग आप जानते हैं ओबीसी को बोलते हैं, ठीक है। तो पिछड़े वर्ग का मतलब केवल ओबीसी नहीं है, यहां पर पिछड़े वर्ग का मतलब आपके एसटी एससी ओबीसी और महिला और विकलांग भी इसमें आते हैं, क्योंकि विकलांग के साथ भी क्या होता है, भेदभाव होता है। इसी का देखना आपके जब भी पोस्ट निकलते हैं तो विकलांग का भी पोस्ट निकलता है हाँ। तो है ना, शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान कर सकते हैं। किसके लिए, आपके फिर से वही है आपके एसटी एससी ओबीसी, ठीक है, महिला के लिए, ठीक है। अब देख लेना, पहले आपके देखेंगे ना 8-10 साल पहले आपके कॉलेज में खुला छूट था प्रवेश के लिए। अभी आजकल देखना आपको लिस्ट निकलता है, ओबीसी का लिस्ट, एसटी का लिस्ट, एससी का लिस्ट, देखेंगे नहीं देखें अभी, और उसी आधार पर आपका नाम आएगा, फिर आप क्या लेंगे, प्रवेश लेंगे, ठीक है। तो पहले नहीं होता था, तो ये व्यवस्था हम लोग किए इसके माध्यम से, समझ में आ रहा है। आर्टिकल 15/5 इसके तहत हम लोग दिए हैं शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान, ठीक है। कि पहले क्या होता था कि पहले जैसा 100 सीट है तो जो जो पढ़ना चाहते हैं सीधा 100 सीट में भर्ती हो जाएंगे। अब आप अगर मान के चलो एसटी एससी वाले आपका नंबर अगर कम आया है, ठीक है, तो आपको प्रवेश नहीं मिलता था, तो इसके लिए आपकी व्यवस्था की गई कि नहीं, इसका लिस्ट बनाइए, ओबीसी एसटी एससी ओबीसी है ना, और आपके अनरिजर्व के लिए यूआर का लिस्ट है, एससी का है, एसटी का है और ओबीसी का है, ठीक है। अब इसके ना कट ऑफ के आधार पर क्या होता है, जारी होता है, इसको समझिए थोड़ा, मैं समझा रहा हूं। देखो अगर कोई एससी वाला है, ठीक है, यूआर का देखो कट ऑफ मान के चलो, यूआर का कट ऑफ गया 80, ठीक है, एससी का कट ऑफ गया मान के चलो आपका ये 65, एसटी का कट ऑफ गया मान के चलो 60, ठीक है, ओबीसी का कट ऑफ गया मतलब यही के आसपास मान के चलो ना 68 गया है, मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई एससी वाला या कोई एसटी वाला जिसका नंबर अगर 80 आया है, वो सीधा जर्नल से सीट प्राप्त करेगा, इसको बोलते हैं आरक्षण। समझ में आ रहा है, अभी आपको बता रहा था ना कि आरक्षण का मतलब क्या है, फिर से समझिए। अगर कोई एससी वाला अगर 65 नंबर आया तो उसको एससी का सीट मिलेगा, लेकिन अगर उसका नंबर अगर 80 आया है या 80 से ज्यादा आया है तो उसको सीट कहां का मिलेगा, जर्नल का मिलेगा। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं आपके आरक्षण। वैसी सेम ये तीनों के लिए लागू होता है। अगर कोई एसटी है, अगर उसका 60 नंबर आया है या 60 के आसपास आया है तो उसको सीट कहां से मिलेगा, एसटी से मिलेगा। लेकिन अगर उसका नंबर 80 आया है या 80 से ज्यादा आया है तो उसको भी सीट जर्नल का मिलेगा, इसको बोलते हैं आरक्षण। समझ में आ रहा है, नौकरी में भी ऐसे ही होता है। जैसे आप लोग ओबीसी वाले हो या कोई एसटी एससी वर्ग वाले हैं, आप लोग फॉर्म डालते हैं, तो फॉर्म डालेंगे तो उस समय आपके क्या निकलता है, आपके कट ऑफ जारी होता है। अगर आपका नंबर ज्यादा आया है तो आपका है ना, अगर जर्नल के आसपास आया आपका कट ऑफ तो आप जर्नल से क्वालिफाई करेंगे आप। और अगर आपका कट ऑफ अगर एससी के आधार पर आया है और एससी की डिग्री है तो आप एससी से कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे। समझ में आ रहा है, ऐसे आपका होता है, ठीक है। अभी जैसे आपके एसआई का आया हुआ है, सब इंस्पेक्टर का, ठीक है, तो उसमें आपके ऐसे जारी हुआ है, ठीक है। हाँ, इधर भी आप डाल लीजिए, देखो ओबीसी में आपके कौन आएंगे, तो जिसका नंबर 68 या 68 के आसपास आया है वो आपके किस में आएंगे, ओबीसी में आएंगे। लेकिन अगर जिसका नंबर अगर 80 या 80 से अधिक आया तो वो व्यक्ति भी जर्नल में आएगा। अब जर्नल वाले कहां जाएंगे, तो जर्नल वाले अगर इसका 89 जर्नल वाले का अगर 79 भी आया है तो इसका नहीं होगा, इसको सीट नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका सीट ही कहां चालू हो रहा है, 80 से, तो 80 से ज्यादा आना चाहिए, इस है ना, इसी को बोलते हैं आपके खुला अनरिजर्व। समझ में आ रहा है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि इसके साथ तो भेदभाव हो गया करके, नहीं लग रहा है आपको देख के, तो भेदभाव नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये जो वर्ग है ना समाज में इतने दिन से क्या थे, पिछड़े थे,
इनको अधिकार मिला था क्या? एसटी एससी ओबीसी को अब तक के अधिकार मिला था? नहीं मिला था, ठीक है। और इन्हीं को आपके इनके बराबर लाने के लिए ना, क्योंकि आप देखेंगे, देखो सबसे ज्यादा आपको जो भेदभाव होता है इसी तीनों वर्ग के साथ होता है। और भेदभाव समाज में करने वाले भी वर्ग कौन है? अनरिजर्व, सामान्य, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं कि केवल यही लोग करते हैं, ओबीसी भी ओबीसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं आजकल जाति के आधार पर। रंगहा तेली भंगहा तेली साहू आप देखेंगे, होता है कि नहीं होता है? ठीक है। कोसरिया झरिया होता है, ठीक है। इस प्रकार से यादव वगैरह भी होता है सब चीज, मतलब छोटा तेली बड़ा तेली मैं बोल रहा हूं, होता है कि नहीं होता है? इसके आधार पर भी भेदभाव हो रहा है। तो केवल भेदभाव करने वाले जनरल नहीं है, सभी में आपके होता है ना। एससी में भी आपके होता है कि हम लोग बड़े जाति के हैं और कुछ लोग छोटे जाति वाले हैं। एसटी में भी वैसे होता है कि हम लोग आपके बड़े जाति वाले हैं और कुछ लोग छोटे, होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो भेदभाव सारे स्तर पर है। तो इस भेदभाव को दूर करने के लिए आपकी ये व्यवस्था किए गए हैं, ठीक है। और इसको भी हम लोग पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, सकारात्मक भेदभाव। मतलब समाज में अब तक के इन वर्गों के साथ बहुत लंबे समय से भेदभाव होते आया रहा है, ठीक है। तो इस भेदभाव को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इधर इसको सीट देते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अनरिजर्व है ना, ये अनरिजर्व का मतलब होता है खुला, ये सब के सब क्या हो सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। और इसका सीट हमेशा ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि आपके इसकी जो जनसंख्या आपके बहुत कम है भारत में। सामान्य वर्ग की जो जनसंख्या भारत में लगभग आपके 3 से 5% है मात्र। और सबसे ज्यादा कौन से है? ओबीसी है, ठीक है भाई। अगर 100% अगर जनसंख्या मानेंगे, ठीक है, तो इसमें आपके 3 से 5% आपके अनरिजर्व है, ठीक है। एसटी आपके हैं लगभग 8% एसटी है ना। एससी आपके 16% के आसपास है ना एससी। और जितना भी बच गया आपके कौन है? ओबीसी है पूरा, ठीक है। तो कितना हो गया मान के चलो, 8 3 24 25 27 है ना। और बच गया कितना आपके? 27 मतलब 77% है ना। नहीं सॉरी 67, नहीं ठीक तो है, 77 आएंगे ना लगभग मान के चलो 77, ठीक है। 73 आएगा ना, 73 के आसपास, ये लगभग ये आपके क्या है? ओबीसी है, ठीक है। मतलब फिर भी लगभग आपके 50% के आसपास है। तो भाई जिसका जितना जनसंख्या उसका उतना प्रतिनिधित्व, यही तो समाज कहलाता है ना भाई। समाज का प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि जिसकी जितना जनसंख्या उसका उतना प्रतिनिधित्व, ठीक है। तो इसकी जनसंख्या ज्यादा है, उसके बाद आपकी इसकी जनसंख्या, फिर इसकी है, फिर इसकी है। तो इसके आधार पर क्या होना चाहिए? सीट का आवंटन होना चाहिए। लेकिन इसका सीट ऑलरेडी आपके सबसे ज्यादा होता है अनरिजर्व का। इसी कारण इनको भी फायदा होता है, इनको भी होता है और इनको भी होता है। ये तीनों आपके क्या है? अनरिजर्व से आपके छूट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसे भी होता है कि अनरिजर्व का सीट रहता है लेकिन अनरिजर्व वाले उसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं, ओबीसी एसटी एससी वाले उसका सीट ले लेते हैं, ठीक है। और इसी का आपके अभी विरोध चल रहा है कि जो है आपके आरक्षण समाप्त होना चाहिए करके, ठीक है। तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो आपके ऊपर है, आप लोग सोचिए, ठीक है, कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या सुधार होना चाहिए या बदलाव होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें यहां पास, शैक्षणिक संस्थानों में क्या है, ठीक है, प्रवेश हेतु क्या कर सकते हैं? सरकार विशेष व्यवस्था कर सकता है या विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं आपके 15(6) लास्ट है ये, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु, इसको बाद में जोड़ा गया है ना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु विशेष प्रावधान कर सकते हैं, विशेष प्रावधान कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं आपके ईडब्ल्यूएस आरक्षण, इसको बाद में लागू किए गए हैं, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। और ये आपके क्या है? 10% तक, इसको हम लोग आगे देखेंगे, 16 में दिया हुआ है ना। आर्थिक रूप से कमजोर बोलते हैं ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए क्या है? आरक्षण संबंधित प्रावधान या फिर विशेष प्रावधान कर सकते हैं सरकार, ठीक है। अब यहां ध्यान रखेंगे, देखो ये आपके ईडब्ल्यूएस लिखा है, इसका मतलब केवल आपके ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आएंगे, है ना। और इसमें आपके सभी वर्ग आते हैं ना, ओबीसी एसटी एससी ओबीसी, है ना, सब आ सकते हैं इसमें,
ठीक है, तो ये है आपका क्या चीज, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 आपके है ना, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। दूसरा नंबर उसकी व्याख्या है, कहां नहीं होगा। तीसरा नंबर आपके क्या है, महिला और बच्चों के लिए सरकार क्या कर सकती है, भेदभाव कर सकती है, वो अपवाद है। देखो बाकी चार आपके अपवाद है ना, ध्यान रखेंगे। यहां भी आपकी क्या है, सरकार कर सकती है, किसके लिए, महिला और बच्चों के लिए। दूसरा आपके किसके लिए कर सकते हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कर सकता है भेदभाव। इसी कारण आप देखेंगे ज्यादातर योजनाएं एसटी एससी वर्ग के लिए होता है, ओबीसी वर्ग के लिए होते कि नहीं होते हैं। ठीक है, 15 आपके बोलते हैं शैक्षणिक रूप से, सॉरी, शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के लिए आपके क्या कर सकते हैं, सरकार भेदभाव कर सकती है। इसी कारण आप देखेंगे आजकल कॉलेजों में लिस्ट निकलता है, ओबीसी का, एसटी का, एससी का होता है। ठीक है, और इसके बाद आपके 15(6) है लास्ट, ये आपके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए क्या कर सकते हैं, विशेष प्रावधान कर सकते हैं। इसको हम लोग बाद में जोड़े है ना, इसको हम लोग जोड़े आपके 99 संविधान संशोधन, सॉरी 99 नहीं है आपके, 101 है शायद। ठीक है, देखते हैं इसको कितना है तो। ठीक है, ये है आपका 101 संविधान संशोधन, ये है ना, इसको हम लोग बाद में जोड़े हैं। तो आगे चलते फिर आपके आर्टिकल 16। चलिए अनुच्छेद 16। ठीक है, अनुच्छेद 16 ये आपकी बोलता है लोक नियोजन, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता या समानता बोल सकते हो ना। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि सरकार किसी भी लोक नियोजन के पद, लोक नियोजन के पद मतलब होता है आपके सरकारी नौकरी में, ठीक है, चाहे कैसे भी हो, अगर सरकार के माध्यम से निकला हुआ है तो किसी भी आपके सरकारी नौकरी में किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपके बोलते हैं लोक नियोजन के पद पर अवसर की समता। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसकी व्याख्या, तो पहला आपके बोलता है कि राज्य है ना सभी वर्ग को, राज्य सभी वर्ग को लोक नियोजन के पद में, लोक नियोजन के पद में, ठीक है, राज्य सभी वर्ग को लोक नियोजन के पद में, है ना, जब लोक नियोजन के पद हेतु लिखो इसको, लोक नियोजन के पद हेतु समान अवसर प्रदान करेगा, समान अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, समान अवसर प्रदान करेगा, पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा आपको बोलता है कि ठीक है, अनुच्छेद 15 के अनुसार यह भेदभाव नहीं करेगा, मतलब धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि नौकरी में भेदभाव थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, यहां पास आपके लिखा है, ठीक है, किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसको पूरा लिख लेना, जन्म, मूल, वंश, ठीक है, ये इसको धर्म है ना, पहला जन्म कहां है, धर्म है ये, धर्म, मूल, वंश, ठीक है, जाति, लिंग, जन्म स्थान, जन्म स्थान एवं, ठीक है, नहीं, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, संप्रदाय और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ये बोला है ना, लिंग, संप्रदाय एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, है ना। तो कौन नहीं करेगा, राज्य, राज्य मतलब स्टेट, मतलब सरकार नहीं करेगा, है ना।
तो इसमें लिखा है ना, देखो ऊपर में बोल रहा है ठीक है कि सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। सभी वर्ग मतलब आपके चाहे महिला हो, पुरुष हो, एसटी, एससी, ओबीसी, विकलांग, महिला, कोई भी हो, सबको। और नीचे बोल रहा है कि किसके आधार पर, इसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसमें? सरकारी नौकरी में। इसको बोलते हैं ना लोक नियोजन, मतलब होता है आपके सरकारी नौकरी। ठीक है, तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, संप्रदाय, ठीक है, एवं जन्म के स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके बोल दिया गया। अब ये बोले थे नहीं किया जाएगा, लेकिन जब आपके सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि है ना, किसी एक वर्ग विशेष के पास आपके ज्यादा नौकरी है, कुछ ऐसे वर्ग विशेष वाले जिसके पास नौकरी ही नहीं है, या सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा आपके क्या है, कमजोर है या पिछड़े हैं, तो उनको आपके है ना बराबर भागीदार देने के लिए या समान अवसर प्रदान करने के लिए फिर से यहां आपके क्या मिलेगा, पॉजिटिव भेदभाव मिलेगा, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, सकारात्मक भेदभाव मिलेगा। ठीक है, और उसी सकारात्मक भेदभाव को हम बोलते हैं आपके अपवाद। तो फिर से आपके सरकार क्या करेंगे, एसटी, एससी, ओबीसी, महिला के है ना आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आपके क्या करेंगे, भेदभाव करेंगे, तो इसको बोलते हैं आपके अपवाद। अब देखिए आपके अपवाद क्या क्या मिलेंगे आपको, तो सेम वही अपवाद है फिर से आपके 16(3). ये आपके बोलता है कि राज्य जन्म स्थान के आधार पर आपके भेदभाव कर सकता है। राज्य अपने निवासी लिख लेना, अपने निवासी हेतु है ना भेदभाव कर सकता है ना, कर सकता है। और ये होता भी आप देख लीजिए, राज्य अपने निवासी हेतु भेदभाव कर सकता है। आप लोग को जो योजना मिल रहा है छत्तीसगढ़ में महतारी बनने वाले, वो केवल छत्तीसगढ़ वाले को मिल रहा है ना, ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश वाले को भी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो आपके राज्य वाले दे रहे हैं ना भाई। तो सरकार क्या किया है, अपने राज्य के निवासी के लिए क्या कर रहा है, वो भेदभाव कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अब ये भी जो भेदभाव आपके सकारात्मक में लेना है ना, नकारात्मक में नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के महिला हैं, तो छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए आपकी वो योजना लाई गए हैं, तो इसको बोलते हैं आपके सकारात्मक भेदभाव। ठीक है, तो राज्य अपने निवासी हेतु भेदभाव कर सकता है। इसका उदाहरण आप क्या लिखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य की जो योजना है वो छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी के लिए ही होता है, किसी अन्य राज्य के निवासी के लिए नहीं है। इसका दूसरा उदाहरण बता रहा हूं, यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपको जो है ना छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत जितने भी आपकी नौकरी निकलते हैं, चाहे पीएससी हो चाहे आपके व्यापम हो, एसएसबी जिसको बोलते हैं, इसमें आपको 45 वर्ष छूट दिए गए हैं। पता है आपको, मतलब आप 45 वर्ष तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन वही अगर जैसे यूपी वाला है, मान के चलो उदाहरण के रूप में ना, यूपी बोल सकते हो या एमपी वाला अगर है, ये अगर हमारे छत्तीसगढ़ में अगर वो फॉर्म डालता है, ठीक है, कोई भी अगर वैकेंसी का, जैसे सीजीपीएससी का फॉर्म डाला है, तो उसके लिए आपकी अधिकतम उम्र क्या है, 35 वर्ष है। तो यहां देखो हमारे राज्य के लिए 45 वर्ष है, बाहर वाले राज्य के लिए 35 वर्ष है। अच्छा, दूसरा बात और ध्यान रखेंगे कि एमपी या यूपी में जिस व्यक्ति को एसटी या एससी का दर्जा प्राप्त है, वो व्यक्ति अगर किसी दूसरे राज्य में फॉर्म डालता है तो वो जर्नल हो जाता है। वो फिर से एक बार समझा रहा हूं मैं, यदि आप लोग छत्तीसगढ़ के एसटी, एससी या ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, और यदि आप मध्य प्रदेश का कोई फॉर्म डालेंगे, है ना, तो मध्य प्रदेश का अगर फॉर्म डालेंगे तो आप लोग क्या हो जाएंगे, वहां जर्नल हो जाएंगे। आपको एसटी, एससी, ओबीसी का क्या नहीं मिलेगा, सुविधा नहीं मिलेगा, आप लोग वहां जर्नल से क्वालिफाई करेंगे। समझ में आ रहा है। तो ये आपके होते हैं, देखो राज्य अपने निवासी के लिए क्या कर सकता है, भेदभाव कर सकता है ना। तो इस प्रकार से आपके ये भेदभाव पॉजिटिव भेदभाव ना, नकारात्मक भेदभाव नहीं है। ठीक है, तो राज्य अपने निवासी तो भेदभाव कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण आप लिखेंगे, है ना, ये वाला उदाहरण लिखना है। ठीक है, कि राज्य अपने राज्य स्तर के परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 45 वर्ष निर्धारित किए गए हैं, जबकि अन्य राज्य के लिए 35 वर्ष। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अच्छा, वे काम आपके मध्य प्रदेश वाले भी कर सकता है। मध्य प्रदेश जो राज्य अपने राज्य के निवासी के लिए 45 वर्ष कर सकते हैं, हमारे लिए कितना रहेगा, 35 वर्ष। ठीक है, ये तो यही लिखा हुआ है ना कि राज्य अपने निवासी के लिए क्या कर सकता है, भेदभाव कर सकते हैं ना। तो यहां लिखेंगे आपके नौकरी में उम्र संबंधित, है ना, प्रावधान लिख लेना ना, ये किया जाता है। ठीक है, आप लोग इसको और अपने समझदारी के लिए लिखेंगे तो लिख लेना ना कि पीएससी में छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 45 वर्ष है, अन्य राज्य वालों के लिए केवल
35 वर्ष है। तो आपको समझ में आएगा कि उदाहरण क्या समझाए थे सर करके, ठीक है। फिर आप क्या थे, देखो 16 नंबर के 4 है ना, और 16 नंबर आपके 4 है, इसको बोलते हैं आपके आरक्षण। आपको अगर पूछेंगे कि आरक्षण का प्रावधान नौकरियों में कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, तो 16(4) के अंतर्गत है, ठीक है। तो 16(4) के अंतर्गत आप देखते हैं क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। तो सरकारी पदों में है ना, सरकार अगर पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व कम है, ठीक है, तो उसके लिए आपके आरक्षण का व्यवस्था कर सकता है ना, सीट को रिजर्व कर सकता है। तो राज्य किसी सरकारी पद है ना हेतु है ना पिछड़े वर्ग सरकारी पद हेतु पिछड़े वर्ग के लिए पिछड़े वर्ग के लिए सीट आरक्षित कर सकती है, सीट आरक्षित कर सकती है, ठीक है। राज्य किसी सरकारी पद हेतु पिछड़े वर्ग के लिए सीट आरक्षित कर सकती है ना, यदि उस वर्ग का क्या हो, प्रतिनिधित्व कम हो, ठीक है। तो इस आधार पे क्या कर सकते हैं, सरकार अपना सीट का आरक्षण कर सकता है, ठीक है। प्रतिनिधित्व कम हो उस कंडीशन में। अब ये प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है, अभी मैं बताया हूं, ठीक है। जैसे आपके मान के चलो कोई भी एक आयोग है ना, मान के चलो आपके छत्तीसगढ़ का कृषि आयोग ले लो, उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। अब ये जो कृषि आयोग है ना, जिस समय आपके गठन हुआ था, यहां आपके मान के चलो आपके अनरिजर्व आपके अधिक है, 40 सीट है, ठीक है। ओबीसी मान के चलो आपके 10 लोग हैं, एससी मान के चलो 2 है, एसटी आपके है ही नहीं, 0 है यहां। इधर समझिए है ना, तो समझ में आएगा कि कैसे सीट आरक्षित करते हैं। अब देखो कृषि एक आयोग है छत्तीसगढ़ राज्य में, इसमें जो पद निकला है, ठीक है, आपके पहले के जो पद थे उसमें आपके देखो सबसे ज्यादा कौन है, अनरिजर्व है, ओबीसी आपके 10 है, एससी आपके 2 है और एसटी आपके 0 है। तो इस कंडीशन में यदि कभी भी अगर यहां क्या निकलेगा, नौकरी का निकलेगा, जैसे मान के चलो अगर 100 सीट निकला है, ठीक है, तो 100 सीट के आधार पर देखा जाएगा कि पहले किसका प्रतिनिधित्व ज्यादा है। तो किसका प्रतिनिधित्व ज्यादा दिख रहा है हमको, जनरल वाले का। तो जाहिर सी बात है जब ये 100 सीट निकलेगा तो इसमें जनरल की सीट कम रहेगी। समझ में आ रहा है, फिर से बता रहा हूं। दूसरा, ओबीसी का सीट केवल 10 है, ठीक है, तो इसको भी आपके सीट देने के लिए क्या करेंगे, यहां आपके सीट को बढ़ाया जाएगा। जैसे मान के लो आपके 100 सीट में से आपके ओबीसी को दे दिए जाएंगे, ठीक है, 25 दे दिए जाएंगे, ठीक है। एससी को भी दे दिए जाएंगे आपके, मान के चलो आपके जनसंख्या के आधार पर देंगे ना, इसको आपके दे दिए जाएंगे 35, ठीक है। और एसटी को भी दे दिए जाएंगे आपके, मान के चलो आपका इसको 35 कर लो, इसको 30 कर लो, ऐसा 30। और यूआर के लिए करेंगे आपके कम सीट रहेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 10 सीट। ऐसा क्यों दिया जा रहा है ऐसा, क्योंकि पहले के जो प्रतिनिधित्व है ये क्या है, कम है। देखो एसटी वर्ग के सीट आपके क्या है, यहां 0 है, तो जाहिर सी बात है जब आपकी वैकेंसी आएगा तो हम लोग एसटी वर्ग को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ज्यादा सीट रिजर्व करेंगे, ताकि इसका प्रतिनिधित्व इस आयोग में क्या हो, बना रहे। समझ में आ रहा है। दूसरा आपके देखो एससी वाला केवल 2 ही सीट है, तो यहां आपकी क्या करेंगे, हम लोग 30 सीट रख देंगे। ओबीसी का सीट आपकी कितना है, ठीक है 10 है, ठीक है, तो यहां हो सकता है आपके 25 सीट कर देंगे। मतलब यह है कि सभी वर्गों को वहां आपके बराबर प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है, किसी भी विभाग में। तो सरकार इसको ध्यान में रखते हुए क्या बनाता है, आरक्षण का सीट बनाता है वो, ठीक है। और ये सीट आपकी किसके आधार पर बनाए जाएंगे, प्रतिनिधित्व के आधार पर, लिखा है ना प्रतिनिधित्व, ठीक है। और ये प्रतिनिधित्व आपके जारी किए जाते हैं राज्य की जनसंख्या के आधार पर। जैसे छत्तीसगढ़ में अगर कोई सीट निकलेगा तो छत्तीसगढ़ में एसटी वर्ग कितना है उसके आधार पर सीट निकाला जाएगा, ठीक है। एससी वर्ग कितना है उसके आधार पर आपके आरक्षण है, और ओबीसी कितना है उसके आधार पर आपके आरक्षण दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहां नहीं समझ आ रहा है, उस वर्ग है ये, उस वर्ग, ठीक है। अरे नहीं समझ में आता है तो पूछो भाई, ठीक है। कुछ भी लिख के नहीं चला जाना है, बाद में आप ही लोग को प्रॉब्लम होगा पढ़ते समय कि सर ने क्या लिखे थे करके, ठीक है। तबियत ठीक है आपका चंचल, सॉरी क्या नाम है आपका, ठीक है, ठीक।
तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए पहले क्या बोल रहा है कि राज्य किसी सरकारी पद हेतु पिछड़े वर्ग के लिए सीट आरक्षित कर सकती है ना, और यदि उस वर्ग का प्रतिनिधित्व कम हो। ठीक है, अब इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ाऊंगा उसको मैं, है ना। 16(4) क और ख जोड़ा गया है। क के अंतर्गत आपके पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है। पदोन्नति में आरक्षण मतलब होता है कि देखो, अगर पदोन्नति दिए जाते हैं, ठीक है, अगर इसका प्रतिनिधित्व फिर से कम मिलेंगे तो सरकार डायरेक्ट आपके प्रमोट कर देते हैं। आप लोग सुने कि एसटी एससी वर्ग का जल्दी प्रमोशन होता है करके, सुने कि नहीं सुने हैं? सुने ना, ठीक है, वो दिया जाता है क्योंकि पहले उसका प्रतिनिधित्व तो कम था, इसी कारण उसको डायरेक्ट क्या कर दिए जाते हैं, प्रमोशन दे दिए जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो उसको बोलते हैं आपके प्रमोशन में आरक्षण। और उसके बाद आपके हैं 16(4) ख है, तो ख के अंतर्गत आप कहते हैं बैकलॉग के पद। बैकलॉग मतलब होता है कि जैसे देखो, अगर ये आपका सीट है एसटी का, मान के चलो 35 सीट है, 2026 में भी पेपर हुआ, अब पेपर के बाद आपकी इसमें भर्ती हुआ, तो भर्ती में केवल 30 सीट ही फिल हुए हैं, 5 सीट बच गए, मतलब 5 सीट के लिए कैंडिडेट नहीं मिले। तो जब भी अगला समय है ना, चाहे 2 साल बाद चाहे 4 साल बाद, अगर पेपर होगा, परीक्षा भर्ती कराई जाएगी, तो इस सीट को आपके एसटी में जोड़ा जाएगा। फिर से एक बार समझा रहा हूं, इस साल मान के चलो कोई परीक्षा हो जिसमें आपके एसटी का कितना था, 35 था, 35 लोग कैंडिडेट नहीं मिले, सरकार को परीक्षा करवाए तो केवल 30 ही जने मिले हैं, तो 5 सीट क्या हो गया, बच गया। तो वो जो बचे जो 5 सीट है, उसको जब भी नेक्स्ट टाइम पेपर होगा, चाहे 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो, उस परीक्षा में आपकी ये सीट को एसटी के साथ जोड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं बैकलॉग के पद। देखना जब परीक्षा में आपके आता है तो नीचे में अलग से बैकलॉग का पद लिखा रहता है, आप ध्यान दिए कि नहीं दिए तो, ठीक है। चलिए, तो कल मैं बाकी को और है ना थोड़ा डिटेल करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, थैंक यू फिर